Hello, students. Welcome to Scholarly Minds. Today we are going to deal with BPCS 187 Managing Human Resources. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो जून एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. एंड यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर रही हूँ BPCS 187. यू कैन ईज़िली परचेज द गेस्ट पेपर्स. और अगर आपको कोई भी इशू आता है यहाँ परचेज करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस. First question is describe the nature and the uses of job analysis. Job analysis एक systematic process है किस चीज़ का, collecting and studying information about a job. It tells us what a job involves, what duties are performed, and what skills and qualifications are required to do the job successfully. एक job analysis में क्या होता है, एक systematic process है किसी भी job के बारे में स्टडी करना या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में, किस जॉब में क्या क्या होने वाला है, किस तरह से काम करना है. इन सिंपल वर्ड, जॉब एनालिसिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन understand a job clearly before hiring and managing employees. It is one of the basic function of HRM. ये एक बेसिक फंक्शन है HRM का, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है जॉब को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में किसी भी इंसान को हायर करने से पहले. नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस. नेचर क्या है जॉब एनालिसिस का? सबसे पहले है सिस्टमैटिक प्रोसेस. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. जॉब एनालिसिस नॉट डन कैजुअली नहीं किया जाता है. इट फॉलोज अ प्रॉपर प्लान्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. एक प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो किया जाता है. डेटा इज गैदर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स एंड वर्क डायरीज. किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर्स. जॉब ओरिएंटेड, नॉट पर्सन ओरिएंटेड. जॉब एनालिसिस फोकस ऑन जॉब इटसेल्फ. इसका पूरा फोकस जॉब ही रहता है, पर्सन से इसका कोई लेना देना नहीं रहता. इट स्टडीज ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आसपास का वर्किंग कंडीशन, क्या क्या टूल यूज़ होंगे और कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है. बेसिस फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. द मेन आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जाता है कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस क्या रहने वाली हैं. और जॉब स्पेसिफिकेशन किस बारे में बोलता है कि एक पर्सन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स एंड कैसे एक्सपीरियंसेस उसके पास होनी चाहिए. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जॉब एनालिसिस एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. ये टेक्नोलॉजी और वर्क के साथ चेंज होती जाती है. जॉब रोल्स ऑल्सो चेंज, है ना. देयरफॉर जॉब एनालिसिस मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली. Helps in clear division of work. It clearly defines what each employee has to do. This avoids confusion, overlapping of duties in an organization. इसके थ्रू क्या होता है, हर एम्प्लॉयज़ के पास अपना अपना काम डिवाइड हो जाता है कि इस पर्सन को यही काम करना है, इस पर्सन को यही काम करना है. तो इससे कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाते हैं और सबकी ड्यूटीज़ भी डिवाइड हो जाती है. यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस. इसका क्या यूज़ है? जॉब एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन HR एक्टिविटीज़. इट्स मेन यूजेस आर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जॉब एनालिसिस का सबसे ज़्यादा यूज़ HR एक्टिविटीज़ में ही तो होता है. इट हेल्प्स इन हायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. किस में हेल्प करता है? एक सही इंसान को सही जॉब के लिए सिलेक्ट करने में. बाय नोइंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स, मैनेजर्स कैन सिलेक्ट सूटेबल कैंडिडेट्स. जॉब रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? सूटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज द स्किल्स नीडेड फॉर अ जॉब. जॉब एनालिसिस से ही तो पता चलता है कि कौन सी स्किल्स चाहिएंगे इस जॉब के लिए. इफ़ एम्प्लॉयज़ लैक सर्टन स्किल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी अरेंज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास कुछ स्किल्स नहीं हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज किए जा सकें ताकि उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो. परफॉर्मेंस अप्रेजल सेट clear standards of performance. Employees can be evaluated fairly based on the duties mentioned of the job description. एक certain standards of performance सेट किए जाते हैं. अगर कोई पर्सन अच्छे से काम कर रहा है तो उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा on the duties mentioned in the job description.
वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब एनालिसिस हेल्प करता है सही वेज डिसाइड करने में। जॉब दैट रिक्वायर मोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट कैन बी पेड हायर सैलरीज। अगर किसी पर्सन का काम बहुत ज़्यादा है तो उसे उसी हिसाब से सैलरी दी जाएगी। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, it helps management decide who is suitable for promotion and transfer based on job requirements and employee abilities. अगर कोई पर्सन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन एक फैक्ट्री है जो फॉर एग्जांपल कोई रूरल प्लेस पे है ना, तो उसे बढ़ाने के लिए ये पर्सन एकदम सही है तो इसका क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। जॉब इवैल्यूएशन, it helps in comparing different jobs in the organization. This ensures equal pay for equal work. Job evaluation, इसमें क्या होता है कि एक जॉब को इवेल्यूएट किया जाता है। अगर कोई काम डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसे उसी हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है। सेफ्टी एंड वर्किंग परफॉर्मेंस, जॉब एनालिसिस से पता चलता है कि किसी भी जॉब में कितनी रिस्क है, लेने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टेक सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अगर कोई भी केमिकल यूज़ हो रहा है तो सारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को प्रॉपर मास्क प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी भी इंश्योर हो सके। कंक्लूजन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है HRM का। इट क्लियरली एक्सप्लेन्स व्हाट अ जॉब रिक्वायर्स एंड व्हाट क्वालिटी एन एम्प्लॉय मस्ट हैव। जॉब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और एक एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इट क्लियरली हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी डिसीजंस एंड एम्प्लॉय development. Therefore, job analysis plays a key role in improving organizational efficiency and employee satisfaction. इसी की वजह से बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प मिलती है। साथ में ही एक की रोल प्ले करता है ये किसमें, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, साथ में ही एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन। डिस्क्राइब हाउ एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड एट वर्कप्लेस। Workplace accidents are unexpected events that cause injury, illness, or damage to the property. वर्कप्लेस पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे क्या हो सकता है, इंजरी होगी, इलनेस हो सकती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट्स नॉट ओनली हार्म एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आग लग गई, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल बर्न हो सकता है, लोगों को इंजरी हो सकती है ना, आप डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एट अ वर्क प्लेस। पूरे सारे जितने भी स्टेप लेने हैं सब ले लो ताकि ये ऐसा कुछ हो ही ना। एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्रिएट्स अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। किसी भी तरह का रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेना चाहिए। आइडेंटिफाइंग हजर्ड्स, द फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट इज टू आइडेंटिफाई पॉसिबल डेंजर और हजर्ड्स इन द वर्क प्लेस। सबसे पहले आप पता कर लो कि क्या रिस्क है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी भी तरह का फ्लोर सिर्फ स्लिपरी है या फॉल्टी मशीन्स है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है या बहुत वो पुरानी हो चुकी है, उसे हटा दो। केमिकल यूज़ है तो उसका ध्यान रखो। बायोलॉजिकल जर्म्स एंड इन्फेक्शंस का अगर डर है उसे हटा दो, या फिर प्रॉपर स्टेप ले लो ताकि कुछ इश्यूज आए ही ना। और साइकोलॉजिकल जैसे स्ट्रेस एंड रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस रिस्क अर्ली। अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन आप रेगुलरली करा रहे हो कि हर 2 महीने में आप किसी इंस्पेक्टर को बुला रहे हो या फिर किसी एक्सपर्ट को बुला रहे हो, तो ये सारे हज़ार्ड्स जितने भी हैं, जितने भी रिस्क हैं, उन्हें फाइंड करना बहुत आसान होगा। जैसे ही ये पता चल जाता है, स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिमूव और कंट्रोल दैम। जैसे ही हमें रिस्क या हज़ार्ड्स पता चल जाते हैं तो स्टेप लेना ज़रूरी है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके या पूरी तरह से हटाया जा सके। Proper training and education. Employees should be properly trained about safety rules, correct working methods. प्रॉपरली इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको इस मशीन को ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं करना है, ये बटन्स नहीं प्लेस करने हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें पहले से ही आप ट्रेनिंग दे दीजिए। दे शुड नो हाउ टू यूज़ द मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट सेफली किस तरह से यूज़ करने हैं उन्हें बता दीजिए। Safety training programs, workshops, demonstrations
help workers understand the importance of safety. जितने भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे, जितने आप वर्कशॉप करवाएंगे, इससे क्या होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा सेफ्टी का इंपॉर्टेंस. When employees are aware of risk and safety measures, they are less likely to make mistakes that cause accident. उन्हें पहले से ही अगर आप अवेयर कर देंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस पूरी तरह से कम हो जाएंगे. Use of safety equipment. Providing proper safety equipment is very important. Workers should use helmet, gloves, safety shoes, goggles, masks, and other protective gear according to nature of the job. अगर आप पहले से ही उन्हें बता देंगे कि इसमें जो भी मटेरियल है वो उड़ता है, तो आपको क्या यूज़ करने हैं, गॉगल्स यूज़ करने हैं, ग्लव्स यूज़ कर लीजिए ताकि स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इससे क्या होगा, वो अपनी सेफ्टी रखेंगे, उन्हें कुछ होगा ही नहीं, किसी भी तरह का हार्म होगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर्स शुड wear protective clothing while construction workers should wear helmets and safety harnesses. क्या बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को हेलमेट पहनना चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह की हेड पे इंजरी ना हो. द एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर दैट सेफ्टी इक्विपमेंट इज अवेलेबल एंड यूज्ड करेक्टली. एम्प्लॉयर का काम है कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट को अवेलेबल कराए और सही तरीके से उसे यूज़ करवाए लोगों से. मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट. Regular maintenance and repair of machine reduce the chances of breakdown and accident. मशीन का जब प्रॉपर मेंटेनेंस होगा और उसका प्रॉपर रिपेयर होगा तो वो बंद भी नहीं पड़ेगी और उससे एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे. फॉल्ट इक्विपमेंट शुड बी रिपेयर्ड और रिप्लेस इमीडिएटली. कोई भी ख़राब इक्विपमेंट है तो उसे आप हटा दीजिए या फिर उसे रिप्लेस कर दीजिए. सेफ्टी गार्ड्स एंड इमरजेंसी स्टॉप बटन शुड ऑलवेज बी वर्किंग कंडीशन. जैसे कि कोई भी आग लगी या शॉर्ट सर्किट हो गया, धुआं निकलने लगा, तो आप ऐसे बटन्स अवेलेबल रखिए, इमरजेंसी स्टॉप बटन्स, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और वो चालू होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बंद पड़े हैं. रेगुलर चेकिंग इंश्योर्स दैट मशीन ऑपरेट स्मूथली एंड सेफली. इनकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं. गुड हाउसकीपिंग. अ क्लीन ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. फ्लोर शुड बी केप्ट ड्राई एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स. Tools and materials should be stored properly. Good lighting, ventilation also help to prevent accidents. क्या बताया जा रहा है कि आसपास का माहौल, जो वर्किंग environment है, मतलब उस जगह का, वो सही होना चाहिए. फ्लोर्स साफ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए. टूल्स एंड मटेरियल्स ये सही तरीके से रखे जाने चाहिए. गुड लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, इससे भी प्रिवेंट होते हैं क्या, एक्सीडेंट्स. क्लीन सराउंडिंग मेक इट ईजियर टू मूव सेफली एंड वर्क एफिशिएंटली. अगर किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो साफ सराउंडिंग की हेल्प से ही तो लोग आराम से इधर से उधर शिफ्ट हो पाएंगे और अपना काम भी सही तरीके से कर पाएंगे. Following safety rules and policies. Organization should have clear safety rules and policies. These rules must be strictly followed by everyone. Organization के safety rules clear होने चाहिए और ये strictly सबको follow करने हैं. Warning signs, instruction should be displayed at important places. जहाँ से लोगों का आना जाना है वहाँ पे आप वो वार्निंग साइंस लगा दीजिए. मैनेजमेंट शुड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट अनसेफ कंडीशंस विदाउट फियर. किसी भी तरह का उन्हें अनसेफ फील होता है या कोई मशीन में इश्यूज़ है तो उन्हें बिना हेजिटेशन के मैनेजमेंट को बता देना चाहिए. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. एवरी वर्क प्लेस शुड हैव एन इमरजेंसी प्लान फॉर फायर, एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स. सभी वर्क प्लेसेस के पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए. किससे जुड़ा, फायर, एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर से जुड़ा. Fire extinguishers, first aid box and emergency exit clearly and easily accessible होना चाहिए. Regular mock drills prepare employees to act quickly during emergencies. Mock drills क्या होता है, एक प्रैक्टिस जैसा होता है कि अगर आग लग गई तो किसे क्या क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ भागना है, क्या कर सकते हैं, ये सब बताना. Conclusion. Accident prevention at the workplace shared responsibility of both employers and employees. ये एक shared responsibility है किसकी, employers के भी और employees के भी. By identifying hazards, providing training, using safety equipment, maintaining machines, following safety rules, accident can be greatly reduced.
A safe workplace not only protect workers but also improve morale and productivity. Therefore, safety should always be given top priority in every organization. Safety तो बहुत important है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी इंश्योर कर रही है तो लोगों को भी लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये लोग सबका ध्यान रखते हैं. साथ में प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इन चीज़ों से क्या होता है, एक्सीडेंट्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेक्सुअल हरासमेंट बिहेवियर, elucidate the steps to prevent sexual harassment and the laws against sexual harassment. Sexual harassment means any unwanted sexual behavior that makes a person feel uncomfortable, insulted, scared, or humiliated. It can happen to anyone, but mostly when women faces it at workplace, schools, college, public place, or even online. Sexual harassment is not only physical in nature, it can be also verbal, non-verbal. Sexual harassment का मतलब क्या होता है, कोई भी अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर जिससे पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाए, इंसल्टेड फील करे या फिर डर जाए. ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन विमेन इसे फेस करती है. कहाँ पर? स्कूल, कॉलेजेस, ऑनलाइन तक. ये फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल पे भी होता है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन समवन बिहेव्स इन अ सेक्सुअल मैनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट. किसी भी पर्सन के साथ बिना उसकी कंसेंट के कुछ करना सेक्सुअली, उसे ही क्या कहते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट. टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बिहेवियर. सबसे पहला है फिजिकल हरासमेंट. दिस इंक्लूड्स अनवांटेड टचिंग, हगिंग, किसिंग, पैटिंग और एनी काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट परमिशन. बिना परमिशन के किसी भी लड़की को छूना, हग करना, किस करना, ये किस में आता है? फिजिकल हरासमेंट में. Verbal harassment. This includes passing sexual comments, making jokes about someone's body, asking for sexual favors or dirty remarks. इसमें क्या होता है? कुछ गलत बोला जा रहा है, कुछ बहुत ही भद्दा बोला जा रहा है किसी की बॉडी के बारे में और किसी से सेक्सुअल फेवर्स मांगने के बारे में, या फिर कोई भी डर्टी रिमार्क दिया जा रहा है. इसे क्या कहेंगे? वर्बल हैरेसमेंट. Non-verbal harassment. This includes staring in a wrong way, showing obscene pictures or videos, sending inappropriate messages, emails और gestures. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? किसी को भी गलत तरीके से घूरना, गलत चीज़ें दिखाना, गलत मैसेजेस करना थ्रू ईमेल्स, मैसेजेस और गलत गेस्चर्स देना. किस में आता है? नॉन वर्बल हैरेसमेंट. Quid pro quo harassment. This happens when someone is in higher position like boss, teacher, ask for sexual favor in return for promotion, good marks, salary increase और job security. इसमें क्या हो रहा है? कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन है, वो सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, किसके बदले में? प्रमोशन या गुड मार्क्स या सैलरी इंक्रीज के बदले. हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट. व्हेन द वर्क प्लेस बिकम्स अनकंफर्टेबल ड्यू टू रिपीटेड सेक्सुअल बिहेवियर, उससे क्या बन जाता है? एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाता है. सेक्सुअल हैरेसमेंट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी ऑफ द विक्टिम. इट कैन कॉज स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ जॉब और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे अफेक्ट करता है? एक इंसान की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, डिग्निटी की बात आ जाती है और इसी से स्ट्रेस हो जाता है. लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं कि अब काम नहीं हो सकता, पढ़ाई भी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं की जा सकती. स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट्स. लेट्स सी. अवेयरनेस एंड एजुकेशन. अगर प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो इसे रोका जा सकता है. ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन शुड कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ एंड हाउ टू रिपोर्ट इट. इसके बारे में अगर अवेयरनेस फैला दी जाए स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, कि ये क्या है और इसे रिपोर्ट कैसे करना है, तो ये कम हो सकता है. क्लियर पॉलिसीज़. एवरी वर्क प्लेस शुड हैव अ क्लियर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, कि अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिए जाएंगे, फाइन या पेनल्टी लगा दी जाएगी या फिर पुलिस में कंप्लेन कर दी जाएगी. अगर ये क्लियर पॉलिसी होगी या फिर रूल्स एंड पनिशमेंट प्रॉपरली मेंशन्ड होंगे तो ये चीज़ कम की जा सकती है. इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉर्म अ कमिटी टू हैंडल कंप्लेंट्स.
सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक आईसीसी होना चाहिए जिसमें वुमेन ऐसे रिपोर्ट करा सके कि हरासमेंट हुआ है। विक्टिम्स शुड फील सेफ वाइल रिपोर्टिंग द इशू। जैसे आईसीसी में अगर वुमेन है तो एक वुमेन इजीली रिपोर्ट कर सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। Encouraging reporting. Victims should be encouraged to speak up without fear. Confidentiality must be maintained. ठीक है, विक्टिम्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि आप बिना डरे बात करो, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। ऑफेंडर जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दोज हु फाउंड गिल्टी। सेफ वर्क एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयर्स शुड इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमराज एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे नाइट शिफ्ट में भी काम चलता है तो उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि विमेन जो हैं वो इजीली अपने घर पहुँच जाएं, हर जगह कैमराज लगे हों, सिक्योरिटी हो, जिससे वो आसानी से काम कर सके। राइट। लॉज अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट इन इंडिया। क्या लॉज है इंडिया में? इन इंडिया सेक्शुअल हैरेसमेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ। The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। ये 2013 का एक्ट है जिसमें विमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। कहाँ पर? वर्क प्लेस पर। इट मेक्स इट कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़ टू फॉर्म आईसीसी। ये एक्ट कंपल्सरी कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आईसीसी आपको बनानी है अगर आपके यहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 Section 354A of IPC defines sexual harassment and provides punishment such as imprisonment and fine। ये क्या बताता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन, और साथ में क्या पनिशमेंट मिल सकता है उसे, ये भी इसमें बताया जाता है, जैसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी लग सकता है। विशाखा गाइडलाइंस 1997। बिफोर 2013 एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट in the case of Vishaka versus State of Rajasthan let down guidelines to provide sexual harassment at workplace। इसमें एक डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई थी किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है, कहाँ पर? वर्कप्लेस पर। लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। Sexual harassment is a serious social problem that violates person's dignity and rights। कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन की डिग्निटी को वॉलेट करती है और साथ में उसके राइट्स को भी वॉलेट करती है। अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉज एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज नेसेसरी टू स्टॉप इट। क्या चीज़ें रोकेंगी इस चीज़ को? अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉज एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सबको इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर लड़के हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास की लड़कियां सेफ रहें, उनके साथ कोई भी कुछ भद्दा मजाक ना करे या कभी भी अनकंफर्टेबल उन्हें फील ना कराए। Everyone must respect others and help create a safe and respectful environment for all। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर, अप्रोचेस एंड प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। Employee counseling is an important function of HRM। It helps employees deal with the personal and work-related problems. In today's competitive work environment, employees face stress, pressure, conflicts, and emotional issues। Counseling provides guidance, support so that employees can improve their performance and well-being। यहाँ पर एम्प्लॉय की काउंसलिंग की बात की जा रही है। एज वी ऑल नो, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डील करता है, भले वो स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, घर के इश्यूज हो गए, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, दोस्तियाँ हो गई, तो ये चीज़ में हम कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो काउंसलिंग क्या करती है? गाइडेंस देती है, सपोर्ट देती है, जिससे एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकता है और वो खुश भी रह सकता है। Nature of employee counseling। The nature of employee counseling can be understood through following points। सबसे पहले सपोर्टिव प्रोसेस। ये एक बहुत ही सपोर्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ये फोकस करता है एम्प्लॉयज़ को सुनने में और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में बिना उन्हें जज किए। कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। द इंफॉर्मेशन शेयर बाय एम्प्लॉय इज केप्ट प्राइवेट, किसी को शेयर नहीं की जाती। दिस बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड काउंसलर। बिल्कुल, अगर
किसी पर्सन के पास कोई फ्रेंड नहीं है कुछ शेयर करने के लिए, और वो चीज़ उसे अंदर से खाई जा रही है, तो वो किससे शेयर करेगा? वो इजीली काउंसलर से शेयर कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? कॉन्फिडेंशियल। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। इसका मेन फोकस क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसका रूट कॉज पता चल जाए, वो सॉल्व हो जाए, और एक सूटेबल सोल्यूशन उसे मिल सके। द गोल इज़ नॉट टू पनिश बट टू हेल्प एम्प्लॉय इम्प्रूव। यहाँ पे पनिश करना काम नहीं है, यहाँ पे है कि एम्प्लॉय इम्प्रूव हो जाए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। काउंसलिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसमें हो सकता है 2, 3 या इससे भी ज़्यादा सेशन लगे, जितनी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी कोई मेजर चीज़ से प्रोसेस कर रहा है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई ट्रॉमा है, तो उसे हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, राइट? फोकस ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। एम्प्लॉय काउंसलिंग डील्स विद बोथ वर्क रिलेटेड इश्यूज और साथ में पर्सनल इश्यूज। लो परफॉर्मेंस की हो रही है, क्यों वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, या क्यों इतने झगड़े हो रहे हैं, या फिर फैमिली का कोई स्ट्रेस है, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इनका जो फोकस है वो दोनों इश्यूज पर है। Approaches to employee counseling. There are mainly 3 approaches to employee counseling. 3 main approaches है. First है directive counseling. In this approach, the counselor plays an active role. In this approach, the counselor plays active role. इसमें काउंसलर बहुत एनालाइज करता है प्रॉब्लम को एंड गिव्स एडवाइस और सोल्यूशन। एडवाइस भी देता है, सोल्यूशन भी देता है। It is suitable when quick decisions are needed, however, it gives less freedom to the employee. ये तब सूटेबल है जब क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय को थोड़ा लेस फ्रीडम होता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस मेथड में द काउंसलर मेनली लिसन्स टू द एम्प्लॉय। यहाँ पे वो सिर्फ एम्प्लॉय को सुनता है। द एम्प्लॉय इज एनकरेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड फाइंड सोल्यूशन ऑन देयर ओन। द काउंसलर एक्ट एज अ गाइड। यहाँ पर एम्प्लॉय खुद अपने सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करता है और काउंसलर एक गाइड की तरह काम करता है। दिस अप्रोच बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। खुद को समझने में ये अप्रोच बेहतरीन है और इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। पार्टिसिपेटिव या फिर कोऑपरेटिव काउंसलिंग। इस अप्रोच में दोनों का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टिव का भी और नॉन डायरेक्टिव का भी। डायरेक्टिव में हमने क्या देखा था कि सब कुछ कौन कर रहा है? काउंसलर ही प्रॉब्लम को समझ रहा है और वही सीधे सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है। बोथ द काउंसलर एंड द एम्प्लॉय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्रॉब्लम को डिस्कस करने में और सॉल्यूशंस भी साथ में ढूंढने में। इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेहतरीन अप्रोच है ये प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एम्प्लॉय को काउंसलिंग की ज़रूरत है क्या। दिस में बी नोटिस थ्रू पुअर परफॉर्मेंस, बिहेवियर चेंजेस और कंप्लेंट्स। अगर किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर में सडन चेंजेस आ रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। स्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। द काउंसलर शुड क्रिएट अ फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। किसका काम है? ये काउंसलर का, ताकि इससे क्या हो सके? एक ट्रस्ट बन सके। किस चीज़ के लिए? ओपन कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वो खुलकर बात कर सके। एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम। द काउंसलर लिसन्स केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर वो काउंसलर खुलकर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय की जो रियल प्रॉब्लम है, रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम है कि क्यों ऐसा हुआ है, वो काउंसलर को पता चल जाएगा। द एम्प्लॉय इज एनकरेज टू स्पीक फ्रीली। अगर आप उनसे सवाल करेंगे तभी तो वो एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ, इसे सच में फ़र्क पड़ता है, हाँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। डेवलपिंग सॉल्यूशंस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, 1 मिनट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम पॉसिबल सॉल्यूशंस आर डिस्कस। कि ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा,
आपका माइंड रिलैक्स होगा। द बेस्ट सोल्यूशन इज सिलेक्टेड विद म्यूचुअल अग्रीमेंट। दोनों की सहमति। सी काउंसलर 3 ऑप्शंस देंगे और हो सकता है एम्प्लॉय को एक पसंद आ जाए, तो काउंसलर क्या करेंगे, इसकी और बेनिफिट्स बताएंगे कि ठीक है आप इसके साथ चाहिए, आप ऐसा कीजिए, ये बेस्ट है। फॉलो अप। द फाइनल स्टेप इज टू रिव्यू द एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस, कि क्या उसने सॉल्यूशन पे अमल किया, क्या उसने वो स्टेप्स लिए और अब उसका प्रोग्रेस क्या है। फॉलो अप इंश्योर्स दैट द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व एंड इम्प्रूवमेंट इज मेंटेन। इससे क्या होता है, फॉलो अप से क्या होता है, पता चल जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं और इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं। कंक्लूजन देखते हैं। Employee counseling is helpful and positive tool in organization. It improves employee morale, reduce stress and increase productivity. इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, productivity increase होती है। By using suitable approaches and following a proper process, organization create a healthy and supportive work environment. Organization को suitable approaches follow करना चाहिए ताकि organization में एक अच्छा work environment बन सके। Thank you so much.